कोविड ने ज़रूर हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इन्फ्लुएंस किया है। जिसको हल्का सा भी कोविड छू के गया उसके भी हार्ट में हल्का सा इशू कुछ ना कुछ आया। दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर की बात है। वहाँ सीवर पानी से लोग ना सब्जी उगा रहे थे। हमें कुछ नहीं हो सकता, ये मिथ एक दिन में बदल जाता है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, जो 500 रुपए का घी आ रहा है वो घी नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी चलता है इंटरनेट पे हल्दी दूध को लेके, इसमें क्या सच है? भर भर के पिज्जा और बर्गर और फास्ट फूड खा रहे हैं और छोटी सी हल्दी को लेके इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मिलेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है एंड हार्ट को भी हेल्थ बढ़ा के देता है करके, ये कहाँ तक सच है? लाइक कई फूड ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी हाई होता है। ज़्यादा अच्छा तेल कौन सा होता है? जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। बैलेंस्ड मील होना जो बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश मंदा। गोलो टॉक्स का एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं स्टूडियो में, वो है एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, बॉडी बिल्डर भी है और क्रिकेट कोच भी है। एंड ये टॉप इन्फ्लुएंसर्स में आता है फिटनेस को लेके इन दिल्ली एनसीआर। आइए सब मिलके वेलकम करते हैं जय पराशर जी को। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम फिट, एब्सोल्युटली फिट, थैंक यू। वेरी गुड जी। तो जय जी, आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग सम बर्निंग इश्यूज, जी। जिसमें इंडिया में न्यूट्रिशन को लेके जो मिथ है या फिर मिसकॉन्सेप्शंस है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, जो रिसेंटली ऑफ लेटली जो लोग कोलैप्स होके कार्डियक अरेस्ट होके मर रहे हैं। मोस्टली अगर स्टैट्स देखा जाए तो कर्नाटका के जो हासन डिस्ट्रिक्ट है, वो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। जी। ये स्टैट्स बताता है कि लाइक ऑलमोस्ट 40-45 डेज के अंदर मोर देन 20 पीपल हैज मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। एंड इट्स नॉट लाइक एज का कोई प्रॉब्लम था, क्वाइट यंग थे, 19 साल के लड़के भी कोलैप्स होके गुजर रहे थे। लाइक जी। ये एक रूमर है, अब सच है क्या है वी डोंट नो जी। कोविड शॉट के बाद, वैक्सीन के बाद लोग ऐसा हो रहा है करके है, बट अगर ऐसा सच है तो पूरे देश में होना चाहिए, जी। नॉट पर्टिकुलर वन डिस्ट्रिक्ट, राइट? राइट। तो इसमें आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, पहले बात करते हैं कि आपने एक सर्टेन डिस्ट्रिक्ट की बात की। या अगर ये किसी डिस्ट्रिक्ट का मामला है, एक सर्टेन रीजन में ऐसा हो रहा है और आप बता रहे हैं कि 20 लोग कोलैप्स कर गए, तो सबसे पहले जो जांच होनी चाहिए वो उस जगह की रिगार्डिंग कंटामिनेशन ऑफ वाटर ओके। सबसे पहले होना चाहिए। कोई और एक्सपोजर तो नहीं था। आप सदर्न एरिया की बात कर रहे हैं तो हीट वेव्स तो नहीं है बहुत ज़्यादा उस एरिया में। हीट वेव्स एकदम से कार्डियक अरेस्ट को हल्का सा अच्छा। एकदम से बूस्ट कर सकते हैं, उस वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि कोई केमिकल एक्सपोजर तो नहीं था उस रीजन में। ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर रीजन में ही ऐसा हो रहा है तो उस रीजन को पहले से हल्का सा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। ओके। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो पूरा ओवरऑल इंडिया के पूरी दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। सो सडनली पीपल चलते चलते या फिर कुछ काम करते करते कोलैप्स होके गुजर रहे हैं। जी। सो ये कोविड शॉट्स का क्या लेना देना है इससे? देखिए, कोविड शॉट्स पे तो कोई स्टडी ऐसी नहीं है अभी तक। ओके। अभी तक कहीं प्रूव नहीं हुआ कि कोविड शॉट से, इनफैक्ट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव हैड द बूस्टर डोजेज एज वेल अच्छा। एंड आई नेवर इवन हैड एनी पैल्पिटेशन इवन। ओके। मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। खैर, सबका अलग अलग है, अलग अलग बॉडी है सबकी। कोविड ने ज़रूर हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इन्फ्लुएंस किया है, ओके। अफेक्ट किया है। वो तो ज़रूर किया एंड इट इज़ प्रूवन नाउ। जिसको हल्का सा भी कोविड छू के गया उसके भी हार्ट में हल्का सा इशू कुछ ना कुछ आया। ओके। कोई बचा नहीं है उससे। तो वो एक रीज़न है। बाकी तो सबसे बड़ा रीज़न तो लाइफस्टाइल है। ओके। लाइफस्टाइल है, प्रोसेस्ड फूड का सेवन है बहुत ज़्यादा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग चल फिर नहीं रहे, हिल नहीं रहे बिल्कुल। तो इसको ऐसे देख लें कि पहले के लोग और अब के लोग, पहले के लोग भी कोई ज़्यादा नहीं जीते थे। मतलब 5 में से 1 बंदा ज़्यादा जीता था, लेकिन जो जिनकी डेथ होती थी वो मेडिकल सुविधाएं ना होने की वजह से हो जाती थी, लेकिन हार्ट के इश्यूज की वजह से कोई नहीं। ना क्यों? के बराबर होता है। क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था। अच्छा।
पहले लोग चलते बहुत थे। हम्म, हम और आप नहीं, बचपन में कुछ भी लाने के लिए हम लोग 5-5 किलोमीटर गए होंगे, साइकिल पे गए यस होंगे। यस या तो फूड स्केर्सिटी भी बहुत थी, हम्म चीज़ें कम थी, खाने का सामान कम था, लाने के लिए चलना पड़ता था, जाना पड़ता था, हम्म तो इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी। या अब क्या है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बैठे बैठे लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हम्म तो इसमें यही है कि हल्का सा थोड़ा सा समझ इन चीज़ों को लेके बढ़ानी पड़ेगी। ओके और वो सिर्फ हमारे आपके लेवल पे नहीं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा काफ़ी कुछ होना हिंदुस्तान में बाकी है। ऑलराइट। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ मेंशन किया था खान पीन का जो है जी। ज़्यादा ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमनली हर घर में यूज़ होता है, जैसे आटा वगैरह हो गया। जी। तो कोई अगर आटा वगैरह आता है तो जेन्युइन आटा है करके कैसे एक हम घर पे कैसे इसको चेक कर सकते हैं, या फिर लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर टेस्ट है या फिर कोई तरीका है कि हम आटा जो लाए हैं बाहर मार्केट से कि वो जेन्युइन है करके पता करने? देखिए, आज की डेट में इंटरनेट हर किसी के हाथ में है हम्म और ऐसे कितने ही ट्रस्टिफाइड लोग हैं जो हर चीज़ का लैब टेस्टिंग करके आपके सामने दे रहे हैं। ओके तो कोई भी चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है। यू कैन नॉट मिस इंटरप्रेट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू फूड नाउ। बस ये है कि लेबलिंग नहीं है कई फूड्स पे, हम्म जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उन पे लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। अदर देन टोबैको लेबलिंग नहीं है किसी पे। अच्छा हाँ, ओके टोबैको पे तो उन्होंने जब वो सिगरेट के ऊपर वो लगा दिया कि इट इज़ कार्सिनोजेन, वो कैंसर हो सकता है, इसलिए लगा दिया। या खाने के आइटम्स में नहीं है, अभी भी नहीं है। ओके आपने तो आटे की बात की, तो आटा तो बिल्कुल ही एक जेन्युइन चीज़ है। तो अगर पहले के ज़माने में हमारे सबके घर में टंकी होती थी, हम्म गेहूँ रखते थे, पिसवाते थे, उसका ब्रांड छानते नहीं थे, चोकर छानते नहीं थे। तो आटे को लेके जो अभी ग्लूटेन को लेके भी इतना वो हो हल्ला चल रहा है मार्केट हाँ में जी कि ग्लूटेन को लेके ग्लूटेन खराब है, खराब कुछ नहीं है। किसी भी खाने को आप लेबलाइज नहीं कर सकते कि ये बुरा है या अच्छा है। ओके खाना खाना है, बैलेंस्ड खाना। ओके कमी है तो सिर्फ बैलेंस की है। आटे को कैसे कर सकते हैं, देखिए, पैकेट खोला और आप पहचान नहीं सकते कि आटे में मैदा भी मिला हुआ है क्या, नहीं पहचान आप कैसे पहचानेंगे? ट्रू अगर आप खुद गेहूं ला रहे हैं और उसे मिक्स करा रहे हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। या तो अगर हम घर का ही देखिए, थोड़ा सा कल्चरल हम जुड़े रहें, अपनी हेरिटेज से जुड़े रहें, तो वो समवॉट बीइंग हेल्दी इट हेल्प्स। ओके इन बीइंग हेल्दी इट विल डेफिनेटली हेल्प। ऑलराइट तो वो ये कि पैक्ड फूड अगर खा भी रहे हैं, मान लीजिए आटा खा भी रहे हैं, तो उसमें अगर बाजार का ही खा रहे हैं तो थोड़ा फाइबर अलग से ऐड कर लें। ओके मतलब मल्टीग्रेन की तरह करनी हाँ, मल्टी तरह। काइंड ऑफ ओके भाई। एंड सेकेंडली ऑयल को लेके जो घर पे यूज़ करते हैं, से एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड ऑलिव ऑयल, जी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वो चीज़। तो एक छोटा सा पॉइंट को समझना ज़रूरी था। जैसे ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पर केजी आते हैं, जी। ग्राउंडनट ऑयल मान के चलते हैं। जी। तो साउथ में ये चीज़ बहुत चला था कि 1 किलो ऑयल निकालने के लिए ऑलमोस्ट 3 किलो की लाइक ग्राउंडनट्स की रिक्वायरमेंट है, जी। मूंगफली की 3 किलो की। और भाई साहब 3 किलो मूंगफली लाइक ऑलमोस्ट 1000 से आसपास होता है, एंड यहाँ पर 200 रुपये में आपको 1 किलो मिल रहा है ऑयल। जी। जी। तो डेफिनेटली कुछ तो मिलावट है। देखिए तो पहले इसको कैसे करें? जी, देखिए पहली बात तो ऑयल कंजम्पशन होना कितना चाहिए, बात इस पे हो। महंगा हो, सस्ता हो, कौन अफ़ोर्ड कर सकता है, कौन नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, वो अलग की बात है। जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, वो सस्ता तेल भी खा लेगा। तेल अपने आप में खाना कितना है? हम्म अगर डेली रिक्वायरमेंट मेरा फैट का, मान लीजिए कि मुझे 50 ग्राम फैट खाना है, ओके तो उसका 10% कैन बी सैचुरेटेड फैट। ओनली 10% कैन बी द सैचुरेटेड फैट। ओके उससे ज़्यादा खाना ही नहीं है। तो इस पे इतनी बात करना कि कौन सा ऑयल अच्छा है, देखिए अच्छा हमारे हिंदुस्तान में क्या अच्छा है? घी अगर बात करें, अच्छा है। हम्म या तो हम बात करते हैं घी के बारे में अभी बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, और हाँ, और अच्छा नहीं करके बहुत सारे लोग बहुत बोलते सारे हैं। ऐसे इंटरनेट पर फाइट देखते हैं घी को लेके। तो इधर यू विल कॉल घी अ सुपर फूड और यू विल कॉल घी अ विलेन। हम्म दोनों में तो कोई भी नहीं है। ओके घी का स्मोक पॉइंट हाई है, ओके इसलिए इंडियन फूड को फ्राई करने में, बनाने में वो सहायक है। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी सुपर फूड क्यों नहीं है? क्योंकि 60% सैचुरेटेड है।
ओके सैचुरेटेड है तो हमें कम मात्रा में खाना पड़ेगा। ओके ज़्यादा अच्छा तेल कौन सा होता है? जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिन्हें बोलते हैं मूफा एंड पूफा, अच्छा शॉर्ट फॉर्म। मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी घी में 29-30% है, ओके बस उसका स्मोक पॉइंट काफ़ी हाई है और उसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स है, तो इसलिए वो घी को कंजम्पशन के लिए अच्छा बनाता है। ऑलराइट लेकिन जब हमें खाना ही 10% है ऑफ द टोटल फैट थ्रू आउट द डे, तो फिर हम चाहे घी यूज़ करें चाहे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Oil is oil. Every drop of oil is getting stored in the body as triglyceride. अच्छा जो तो हार्ट हर अटैक के लिए कारण है हाँ, ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ है हम्म तो कारण है। ओके कितना होना चाहिए? 150 से नीचे बोलते हैं मेडिकल टर्म में, हम फिटनेस के टर्म में बोलते हैं कि 100 से भी नीचे होना चाहिए। ओके जी। सो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे लाइक विच ऑयल कॉमन हाउस होल्ड के लिए घी बहुत अच्छा है ओके और कच्ची घानी बहुत अच्छा है, सरसों का तेल ओके हम इंडियन सदियों से खाते आए हैं और ट्रू बहुत अच्छा है। ट्रू ट्रू उसका भी स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, सरसों के तेल का भी। तो ऐसे कोई टेक्निक या मेथड है कि मेरा जो खरीदा हुआ ऑयल जो मैं मार्केट से लेके आया हूँ कि वो जेन्यून है कोई मिलावट तो नहीं है उसको चेक करने के लिए कोई तरीका है देखिए पहले तो कोल्ड प्रेस्ड होते थे ऑयल, ओके जो सामने निकाल, इसलिए उसे कच्ची घानी भी बोलते हैं। हम्म तो अगर जेन्युइन ही ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग जो 500 रुपये का घी आ रहा है वो घी नहीं हो सकता, ओके वो ब्लेंड हो सकता है लेकिन वो घी नहीं है, क्योंकि घी महंगा आएगा, घी इतना सस्ता नहीं होगा। तो अगर जेन्युइन चीज़ चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपकी हेल्थ के लिए, तो उसमें सस्ते मत जाइए। इन सब की लैब टेस्टिंग भी हो चुकी है, तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। ओके कौन सा घी घी है, कौन सा घी घी नहीं है, मार्केट में जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन सब की लैब टेस्टिंग हो चुकी है। ओके तो एंड ये वाला इन्फॉर्मेशन कहीं कोई वेबसाइट में अवेलेबल है देखिए कौन सा फेक है कौन सा एक्चुअल है करके देखिए काफ़ी अच्छे लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, जैसे लिवर डॉक्टर करके हैं एक, ओके और आपके एक ट्रस्टिफाइड हैं, ट्रस्टिफाइड के नाम से ही हैं, वो काफ़ी अच्छी लैब टेस्टिंग वगैरह सबकी रिपोर्ट्स देते हैं। ओके ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो काफ़ी अब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, बस लोग देखना नहीं चाहते हैं। और हेल्थ को लेके जब तक हमें कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली तब तक हम कुछ उसमें इनिशिएट नहीं करते। एक्चुअली हम एक मिथ में जीते हैं हिंदुस्तानी, हमें कुछ नहीं हो सकता। ये मिथ एक दिन में बदल जाता है, मतलब एक एक दिन में पता चल जाता है कि ये मिथ है। कहने वाली बात ये है। ट्रू ट्रू जी। एंड ऑफ लेटली सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस मैंने देखा इंस्टाग्राम पे दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर की बात है लेकिन थोड़ा दूर है दिल्ली एनसीआर से लाइक वहाँ सीवर पानी से लोग ना सब्जी उगा रहे थे एंड वही चीज़ एक्चुअली गेटिंग ट्रांसपोर्टेड टू दिल्ली एक्चुअली दिल्ली को ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ एंड वही चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ कैसे बचे वी डोंट नो कि वो कैसे उसको उगाया करके देखिए उसके बाद आप तो सीवर की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो कुछ केमिकल्स डाल के ऑल द लीव्स एंड द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे गेट स्ट्रेटेंड, ऐसा सीधा कड़ा कर रहा है, बिल्कुल दे लुक, एकदम फिश की तरह बिल्कुल दे लुक फ्रेश। किसी भी चीज़ से बचा जा सकता है, कैसे? कुक करके, ओके पहले सोक करके और फिर कुक करके। पहले आप गर्म पानी में सोक कर दीजिए थोड़ी देर, ओके चाहे दाल हो चाहे कोई भी चीज़, चाहे सब्जी हो, पहले आप सोक कर दीजिए ओके और अच्छे से धोने के बाद अच्छे से कुक कर लीजिए। डोंट ओवर कुक इट, बट कहीं कुक करने से सारे न्यूट्रिएंट वैसे भी। बढ़िया एंड एक और मुझे जानना था कि एक कंट्रोवर्सी चलता है इंटरनेट पे हल्दी दूध को लेके एक टीम बोलता है लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी गुड हर रोज कंज्यूम करो बहुत बढ़िया कुछ लोग बोलते हैं कि ये बकवास है ऐसा कुछ भी नहीं है वो उल्टा नुकसान कर देता है बट इसमें क्या सच है एक्चुअली लाइक कैसे जस्टिफाई करेगा सच्चे झूठे जो भी है देखिए सबसे पहले तो दूध को जस्टिफाई करना ज़रूरी है। दूध क्या है कि एक महीने में एडल्टहुड में इतना ज़रूरी नहीं भी रह जाता। अच्छा वी डोंट नीड मिल्क एक्चुअली हाँ, फॉर द बॉडी ओके एंड वाई सो? मिल्क में क्या होता है? मिल्क में प्रोटीन होता है, फैट होता है, थोड़ा कार्ब होता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन, उससे बेटर फैट और अच्छा कार्बोहाइड्रेट जिससे पेट भर जाए। दूध से तो पेट भी नहीं भरता, वो हमें और चीज़ों से मिल जाता है। और बाकी
कैल्शियम के लिए दूध पीते हैं। कैल्शियम 10 टाइम्स रागी में है, 15 इंटू उसमें है आपके अमरंथ में, राजगिरा जिसे बोलते हैं। ओके सेसमे सीड्स में है, ओके तिल में, इंटू 4 कर लीजिए उसका। सो वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, राइट, ऑल्टरनेटिव्स हैं। ओके और दूसरा, एज वी एज, जो एंजाइम होता है हमारे पेट में, लैक्टोज जो शुगर है मिल्क में, ओके उसको पचाने के लिए जो एंजाइम लगता है वो स्लोली 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 रिड्यूस होने लगता है। ओके तो इसलिए बचपन तक दूध, वैसे तो कहते हैं कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट, उसके बाद बच्चे को दूध की ज़रूरत ही नहीं है। ओके लेकिन चलिए फिर भी अगर हम मानते हैं, और ये हल्दी दूध वाला अगर कॉन्सेप्ट का है तो फिर क्या एग्जैक्टली अच्छा बुरा क्या है? देखिए वो हल्दी दूध को इसलिए बोलते हैं कि कर्क्यूमिन हम्म, के साथ थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में इशू आता है, अच्छा तो इसलिए वो कर्क्यूमिन को लेके काफ़ी ये फैक्टर्स थोड़े खड़े किए गए थे। ओके बाकी बहुत ही माइल्ड इनहिबिटर्स होते हैं ये, इतना सोचने वाली बात है नहीं इनमें। अच्छा तो हल्दी, आप दूध में हल्दी भी डालते हैं तो कितनी डालते हैं, 1 पिंच डालते हैं ना। दैट्स हाँ और हल्दी अपने आप में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ओके तो एज सच कोई नुकसान नहीं होता। लोग भर भर की पिज्ज़ा और बर्गर और फास्ट फूड खा रहे हैं और छोटी सी हल्दी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। नहीं कहीं लगता है लेकिन काइंड ऑफ इंडियन जो मेडिसिन जो आयुर्वेदा स्टाइल जो चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, उसके एक स्यूडो साइंस की तरह लगता है ना, अंधविश्वास की तरह एकदम साइड करना चाहते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेदा कहीं ना कहीं डजंट ट्रीट एनी इलनेस, ओके इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस। ओके तो आयुर्वेदा को तो एलोपैथी से या किसी भी चीज़ से ऐसा कंपेयर करना ही गुनाह है, सबसे बड़ी बात, ओके करना भी नहीं चाहिए। आयुर्वेदा अपनी जगह, मान लीजिए मेरा गला खराब है तो मैं हल्दी अदरक का काढ़ा पी लूंगा, वो उसकी दवाई नहीं है, लेकिन इन सम मैनर इट कैन गिव अ रिलीफ टू मी। ओके ठीक, तो वंस इन ए वाइल मैं अदरी हल्दी और सॉरी काली मिर्च और अदरक अगर पी रहा हूँ दूध में मिला के टू रिलीव माई थ्रोट पेन, तो ठीक है, लेकिन उसकी दवाई नहीं है ना। या दवाई तो मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी तभी तो होगा। तो इसमें तो ये कोलैप्स वाली बात है ही नहीं। आयुर्वेदा में चीज़ें हैं, डेफिनेटली हैं, और जितनी भी हमारे ये स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, दे समवॉट हेल्प अस इन मैनी एस्पेक्ट्स। लेकिन किसी को कंपेयर करना एलोपैथी से कि नहीं ये बड़ा है कि वो बड़ा है, वो नहीं। जब आपको कुछ होगा तो आपको सबसे पहले अस्पताल ही जाना पड़ेगा, तो उसमें आयुर्वेदा हेल्प नहीं करेगा। तो ये मानना ही बहुत ज़रूरी है। या जितना कि आयुर्वेदा को मानना ज़रूरी है उतना ही इसे मानना भी ज़रूरी है। अच्छा जय भाई, बहुत सारे ब्रांड्स जो है अपना प्रोडक्ट्स को क्लेम करते हैं शुगर फ्री करके, जी, बट एक कैसे शुगर फ्री होता है या इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? देखिए इस पे मिक्स्ड स्टडीज़ हैं। ओके बेसिकली जो होता है शुगर फ्री में, जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो है एस्पार्टेम को लेके। ओके एस्पार्टेम कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि 2005-2010 की स्टडी है वो, ओके एंड इट वाज डन ऑन रैट्स, ओके नॉट ऑन ह्यूमंस। तो स्टडी में एस्पार्टेम कार्सिनोजेनिक पाया गया, that कैंसर का हो सकता कि है। हो सकता है ओके रैट्स को, ओके ह्यूमंस को नहीं। तो वन थिंग इज दैट वी कैन नॉट हीट एस्पार्टेम। ओके तो उससे कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ मीठा आप बना रहे हैं तो उसको आप हीट ना करें, अगर आप ऐसा स्वीटनर डालें इसमें एस्पार्टेम है, ओके ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर खा लिया आर्टिफिशियल स्वीटनर, एक लिमिट लिखी हुई है। अगर जैसे नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज शुगर फ्री नेचुरा, या स्टीविया या स्टीविया शुगर फ्री नेचुरा, तो द अपर लिमिट इज 58 पैलेट्स। ओके 50 प्लस पैलेट्स अ डे इज द अपर लिमिट, कि इतना तक खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके इतना तो रोज नहीं खा रहा है कोई, नहीं कोई पहली बात। हाँ जी 2 बार चाय पी ली तो 2 डाल लिया उसमें, 3 डाल लिया, तभी 6 हुई। मैं तो कह रहा हूँ 10 प्लेट खा रहे हैं। एस्पार्टिम को लेके अगर कोई इशू है तो नेचुरा में भी एस्पार्टिम नहीं है, और स्टीविया तो बिल्कुल ही ओके नेचुरल है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, मीठी तुलसी बोलते हैं उसे तो। तो ऐसा कोई इंडियन स्वीट्स है जो हम जानते हैं कि जिसमें ये चीज़ें ये इंग्रेडिएंट है?
देखिए अगेन बात वही आ जाती है कि इन मॉडरेशन अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं, हम्म, स्टडीज़ की गई तो स्टडीज़ अपर लिमिट पे की गई कि इतना खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, या बहुत ही क्रोनिकली हम खाते ही रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके एक दिन के लिए स्टडी नहीं होती कभी भी ओके। कि अगर हमने तो अभी वंस इन खाऊंगा, खाए तो कोई ऐसा हाँ। कोई ऐसा इशू नहीं है। बस स्पार्टम को लेके यही है कि वी कैन नॉट हीट ओके वी आर स्पार्टम। ऑलराइट। एंड मिलेट्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एवरीवन सजेस्ट कि इसको फर्मेंट करो या फिर ओवरनाइट उसको सोक करके फिर ही बनाओ, कुक करो करके, वरना इसका बेनिफिट्स नहीं आएगा करके। ये सब कहाँ तक सच है ये? नहीं नहीं, ये सच नहीं है। एक्चुअली क्या है कि किसी भी प्लांट फूड में फाइटेट्स होते हैं। वो उनका फाइटेट्स मतलब वो इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके तो उसमें क्या है कि जैसे बीन्स हो गई, लेग्यूम्स हो गए, उन्हें हमें पहले सोक करना पड़ता है। ऐसे कुछ मिलेट्स को सोक करना पड़ता है। ओके तो सोक इसलिए करते हैं कि वो फाइटेट्स ऊपर आ जाए। ओके जो एंटाई न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोकिंग से 20% मान लीजिए कि ऊपर आ भी जाते हैं अगर आपने ओवरनाइट सोक कर दिया, और बाकी 80% कुकिंग में हट जाते हैं। तो ऐसा कुछ बचता ही नहीं है ओके इसमें। हाँ, कोई फाइटो न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं बचता, एंटाई न्यूट्रिएंट कोई नहीं बचता, ओके। कोई फाइटेट नहीं बचता उसमें। तो मिलेट्स का जो कॉन्सेप्ट है लाइक डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है एंड हार्ट को भी हेल्थ बढ़ा के देता है करके, ये कहाँ तक सच है लाइक? देखिए पहले हिंदुस्तान ने बिफोर द colonization happened in the country, जब अंग्रेज आए उनसे पहले काफ़ी पार्ट्स में, सब में नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी पार्ट्स में मोटा अनाज ही खाया जाता था। ओके मोटा अनाज मतलब मिलेट्स। गेहूं उतना नहीं खाते थे पहले। नॉर्थ में तब भी खाते थे। सदर्न पार्ट की तरफ जब आप चलेंगे इधर से तो उधर मिलेट्स का ही कंजम्पशन ज़्यादा था। या अभी भी रागी मुद्दे करके बोल। हाँ या अभी भी वहाँ पे आप जाएंगे तो ऐसे ही हम्म, आपको मिलेगा। तो मिलेट्स एक तरह से बेटर बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? देखिए है तो दोनों होल ग्रेन, हम्म, गेहूं भी और वो भी या दोनों ही ग्रेन है। एक चीज होती है जीआई इंडेक्स, एक चीज होती है जीआई जीएल बोलते हैं, ग्लाइसेमिक लोड। ओके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ओके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ अ फूड कैन बी हाई, एट द सेम टाइम इट्स ग्लाइसेमिक लोड कैन बी लेस। कई फूड ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी हाई होता है। अच्छा तो किसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हाई है हम्म या ग्लाइसेमिक लोड भी हाई है, जैसे कि वीट और राइस, इसलिए इनको थोड़ा सा डिबेटेबल माना जाता है। ओके। इनका दोनों का हाई है, ये साइंटिफिक रीजन एक्चुअली। ये साइंटिफिक। ओके इनको कम कैसे किया जाता है? बैलेंस मील करके। ग्लाइसेमिक लोड नीचे कैसे आता है? उसमें आप प्रोटीन और फैट ऐड कर दीजिए ओके। और फाइबर ऐड कर दीजिए। सब्जी, कर्ड भी यूज कर। कर्ड भी यूज कर ओके सकते हैं। ओके कर्ड में ही प्रोटीन फैट होता है। तो पहले आपने बिल्कुल सही बोला, पहले जो लोग खाते थे गाँव गाँव में खाना, तो दाल और चावल प्राइमरी बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। या उसमें क्या मिलाते थे? या तो कर्ड या घी। तो हल्का फैट मिला दिया तो उसका उससे होने वाला जो इंसुलिन स्पाइक है मान लीजिए वो थोड़ा सा नीचे आता है, ग्रेट ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है फिर उनका। ओके तो दो चीज़ें ही ग्लाइसेमिक लोड कम करती हैं। आपने उसमें प्रोटीन फैट मिला दिया और थोड़ा फाइबर ऐड कर दिया। फाइबर एक्चुअली जिसमें होता है, जैसे आपने गेहूं की बात की पहले, तो बाजार के गेहूं किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा पीसते चले जाओगे ना, जितना उसे पीसते चले जाओगे उतना फाइबर हटते जाए। हटता जा रहा है, उतना ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स सॉरी इंसुलिन स्पाइक होगा किसी भी इंसान का। जैसे मैदा की अगर बात करें अगर हाँ अब गेहूं को और पीस दिया और पॉलिश कर दिया तो वो मैदा हो गया, तो मैदे से और फाइबर हट गया तो बहुत उससे भी ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक देगा। तो कंट्रोल किन्हें करना है? कंट्रोल करना है जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। नॉर्मल आदमी थोड़ी करना है। नॉर्मल आदमी तो ग्लूटेन भी खा ले, मतलब व्हीट भी खा ले और वाइट राइस भी खा ले। खाना वैसे बैलेंस मील ही चाहिए। अब अकेला तो कोई रोटी खाएगा नहीं, अकेले तो कोई चावल खाएगा नहीं, खाएगा तो बैलेंस मील ही। तो बैलेंस मील होना तो बहुत जरूरी है। बैलेंस मील क्या होती है कि कार्ब सेंट्रिक ना हो, ओके क्योंकि
इंडियन डाइट में हर चीज़ कार्ब सेंट्रिक ही है, कार्ब और फैट सेंट्रिक। हमारी थाली ज़्यादा देखो तो मतलब हर चीज़, चाहे आप दाल ले लो, दाल को लोग प्रोटीन का सोर्स बोलते हैं लेकिन प्रोटीन का सोर्स नहीं है। ओके प्रोटीन उसमें सिर्फ मान लीजिए कि 15% है एक कटोरी दाल में। ओके मान लीजिए आपने 200 ग्राम दाल खाई तो उसमें आपको 40 से 50 ग्राम के बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इट इज़ मेजरली ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन मिलेगा आपको 6 से 8 ग्राम, ऑलराइट 10 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन विच लेग्यूम और दाल यू आर यूजिंग। ओके ओके तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? फिर आती है बायो अवेलेबिलिटी की बात, ओके कि किसी भी वेज आइटम को बायो अवेलेबल कैसे बनाया जाए। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पूरा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपकी प्लेट में आ जाता है। ऑलराइट जैसे दाल के साथ चावल, जैसे रोटी के साथ छोले, तो ये बायो अवेलेबल हो गया। क्यों बायो अवेलेबल बोलते हैं इसे? ओनली इन दी वेज आइटम्स। वो पूरा प्रोटीन नहीं होता उसमें, मतलब प्रोटीन एक्चुअली इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें चाहिए होते हैं, ओके विच आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज बाई इटसेल्फ। Alright. हमारी बॉडी उन्हें खुद नहीं बना पाती, तो वो हमें डाइट से चाहिए होता है। तो इसलिए दो चीज़ें मिलाई जाती हैं। हमारे एंसेस्टर्स को बेसिकली ये पता रहा होगा, इसलिए हम सालों से दाल चावल और रोटी सब्जी कर्ड, या है ना, या फिर दाल और मिलेट्स, ऐसी चीज़ें खाते आ रहे हैं। Yeah. तो उन्हें पता होगा, ज़रूर पता रहा होगा अबाउट दी बायो अवेलेबल फूड्स। वो एक्चुअली सालों से खाते आ रहे होंगे, उन्होंने हिस्ट्री देखी होगी, एक एक्सपीरियंस लिया होगा, उसके बाद इस निष्कर्ष पे आए होंगे कि हाँ ये फूड हमारे लिए अच्छा है। एकदम से नहीं पता हुआ हो, उन्हें भी बहुत लगा हो। बिल्कुल ट्रू जी। एंड एक और भी बहुत सारा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे आप देखते हैं 24/7 जो शुगर मॉनिटर्स लगा के रखते हैं जी राइट, उनका ये एक पर्टिकुलर पर्सन का मैंने देखा था ये चीज़ एक्चुअली। सो व्हाट ही प्रूव्ड, जो राइस ओवरनाइट फ्रिज में रख के सुबह खाते हैं हम लोग, जी वाइट राइस की बात अगर करें जी। विथ नॉर्मल एनी सब्जी, शुगर स्पाइक नहीं हो रहा। देखिए थोड़ा सा स्टार्च में फ़र्क आ जाता है ओके वाइट राइस में। आज बनाया है फिर फ्रिज में रख दिया है, व्हेन यू आर रीहीटिंग इट तो उसके ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा उसका हल्का सा। ओके एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ओवरनाइट आपने फ्रिज में रखे। उतना स्पाइक नहीं करेगा। अच्छा हाँ ये एक ट्रू है, ये सच बात है। ओके बाकी राइस को हमेशा देखिए पेयर तो करेंगे ही। जब आप पेयर करते हैं और उसमें प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं, उस थाली में आप प्रोटीन बढ़ा दोगे, थोड़ा फाइबर डाल दोगे, तो आपको बैलेंस हो जाएगी वो थाली फिर। ओके तो आपको इंसुलिन स्पाइक भी उतना नहीं होगा। ऑलराइट। तो एक और बात है शुगर पेशेंट्स के लिए, लाइक कोई ऑल्टरनेटिव फूड सोर्स अगर हम बताएं, राइस या फिर गेहूँ, इन सब चीज़ों के अलावा, लाइक पेट भी फिल रहे जी एंड शुगर भी कंट्रोल रहे, जैसे आपने बताया इंसुलिन रेसिस्टेंस की जो केसेस आते हैं, जी। तो उनके लिए क्या डाइट या फिर क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगे आप? देखिए सबसे पहली बात तो बैलेंस मील। मील को बैलेंस कैसे करना है ये हमने भी डिस्कस किया। जी तो क्या चीज़ बढ़ने से रोकती है शुगर? फर्स्ट आइटम इन योर प्लेट शुड बी प्रोटीन, सेकंड आइटम शुड बी वेजिटेबल, ओके इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का नंबर आता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करते हैं अच्छा तो उसमें सबसे पहले तो आपको वेजीज डालनी है किसी प्रोटीन आइटम के साथ। आप ब्रेक, मान लीजिए आपने पनीर ले लिया, वेजीज ले ली, थोड़ी सी दाल ले ली, अब जितना आपको लग रहा है उतने आप चावल लीजिए। सबसे पहले चावल पे फोकस। डोंट स्टार्ट योर मील विद कार्बोहाइड्रेट्स। ओके अगर आप स्टार्ट ही रोटी से कर दोगे तो आप 4 रोटी खा जाओगे और आप दाल आधी कटोरी खाओगे, तब तक आपका पेट भर जाएगा ओके और पनीर आप खा ही नहीं पाओगे। तो फोकस ऑन स्टार्टिंग अ मील विद प्रोटीन, फैट्स एंड फाइबर। ओके इससे स्टार्ट करें अपनी मील। हाँ तो आपने पूछा ऑल्टरनेटिव सोर्स राइस का। राइस का ऑल्टरनेटिव सोर्स जो हमारा खाना व्रत में है,
जो हम व्रत में खाते, जो हमारे एंसेस्टर्स ने व्रत में रखा खाना, ओके वो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हर चीज़ का। अभी आपको प्रूव करके बताता हूँ कैसे। राइस का सब्स्टिट्यूट क्या रखा? सामक का राइस। ओके सामक का राइस क्यों रखा? व्रत ही क्यों बनाए? मैं तो कह रहा हूँ पहले व्रत क्यों बनाए? फास्टिंग वाली बात करें। फास्टिंग अगर हाँ। बात करें तो व्रत क्यों बनाए गए? ओके व्रत स्पेशली डिजाइन इसलिए किए गया है कि हम जो खाते चले आ रहे हैं उससे हल्का सा एक ब्रेक लें, जिससे कि हमारी थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन बढ़ी होगी, वाटर वेट बढ़ा होगा, हमारा इंसुलिन थोड़ा अप होगा और रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी, तो वो सब नीचे आ जाएगी। मान लीजिए कोई 9 दिन का व्रत रखता है, उसमें 1.5-2 किलो उसका वेट नीचे आ जाता है, ओके तो वाटर वेट एक तो नीचे आ जाता है, इन्फ्लेमेशन नीचे आएगा। और जितने व्रत के खाना है, जितने भी आइटम्स हैं, वो सब लो ग्लाइसेमिक या मीडियम ग्लाइसेमिक फूड है। अच्छा जो भी हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ग्रोथ की बात, या वो सब उनमें से कोई भी शुगर नहीं बढ़ाता। तो सामक का राइस इज एक्चुअली नॉट राइस, इट इज अ मिलेट। ओके इट इज बार्नयार्ड मिलेट, इंग्लिश में से बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट। ओके तो सामक का राइस सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर कोई रेगुलर यूज में उसे ले आए और उसका टेस्ट बन जाए तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। सेकंड ऑल्टरनेटिव क्या है? कीनवा। अब तो बहुत प्रिवलेंट हो गया इंडिया में भी कीनवा। क्यों? कीनवा दाल का भी सब्स्टिट्यूट है और राइस का भी सब्स्टिट्यूट है एक तरह से। तो कीनवा में 9 के 9 जो हमने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात की, वो उसमें मौजूद है। ओके एक्चुअली सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, 3 ग्रेन है वेज में जिसमें सारे अमीनो एसिड अवेलेबल मौजूद हैं, ओके वरना ग्रेन में एक अमीनो एसिड मिसिंग रहता है। ऐसी दाल में एक अमीनो एसिड मिसिंग रहता है आउट ऑफ 9, तो इसलिए उन्हें पेयर किया जाता है, ओके बायो अवेलेबल बनाया जाता है, ऑलराइट तब उससे कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। इनमें क्या है? एक तो कीनवा, सेकंड इज अमरंथ, राजगिरा, ओके चौलाई बोलते हैं उसे। चौलाई के लड्डू नहीं खाते हम हाँ जी या व्रत में? कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है वो। ओके 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उसमें। तीसरा है कोटू का आटा, बकवीट, ओके 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसमें। ऑलराइट तो ये खाना, ये ग्रेन्स अगर हम नॉर्मल खाने में ले आए, रेगुलर खाने में रेगुलर हाँ खाने जी में ले आए, तो बहुत हेल्प हो सकती है। ऑब्वियसली हमें इसे पेयर करना पड़ेगा। कीनवा को दाल के साथ पेयर कर दीजिए, ओके थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट और बढ़ा दीजिए। जैसे अमीनो पनीर वगैरह कुछ हो गया जी, अच्छा अमीनो एसिड तो किसी भी मील में, मान लीजिए किसी भी मील में आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है, बीइंग वेजिटेरियन, तो आप क्या करेंगे? कर्ड डाल देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा पनीर डाल देंगे, बढ़िया। ओके नाइस एंड एक और पॉइंट पूछना था एक्चुअली बजट में हेल्दी कैसे रहे बिकॉज जैसे लोग थोड़ा ज़्यादा मिलेट्स कंज्यूम करने लगे 3-4 गुना मिलेट का प्राइस बढ़ चुका है इंडिया में एंड बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है लाइक दे सॉ द ट्रेंड मे बी जी जी, एंड सारी चीज़ें हो चुकी है तो बजट में थोड़ा हेल्दी कैसे रहे हेल्दी डाइट वगैरह कैसे रखें देखिए एक वर्ड है प्लानिंग। बजट में भी प्लानिंग करता है ना इंसान, हाँ जी घर का बजट बनाता है। आज भी मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास अपना बजट बनाता है पहले एग्जैक्टली कि कितने का क्या आएगा। तो जब हम बजट करते हैं, बजट बनाते हैं, तो उससे पहले प्लानिंग करें कि क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ नहीं आनी। ओके जो चीज़ नहीं आनी और नहीं खानी वो सबसे ज़्यादा आ रही है, प्रोसेस्ड फूड। या जितना हम बिस्किट, नमकीन, केक्स, पेस्ट्री बच्चों को अवेलेबल हमने घर पे कर दिया है, चिप्स एंड ऑल, या और शुगरी ड्रिंक्स जो हमारे फ्रिज में भरे रहते हैं, इस पे आप कम खर्चा समझ रहे हैं? ये खर्चा कम करके देखिए, हर चीज़ बजट में ना आ जाए तो फिर आपको मिलेट सस्ते लगेंगे। तो आम आदमी आप जैसे इनमें सुपर बाजार्स वगैरह में जाके देखिए और ट्रॉली लेके जा रहे हो तो अपना राशन लेके, तो एक बार उस ट्रॉली पे नज़र मारिए कि कितना प्रोसेस्ड आइटम रखा हुआ उन्होंने, एंड दैट इज मेकिंग देम इल। या कुछ तो अच्छा हो फूड को। वैसे देखिए, बीइंग अ न्यूट्रिशन कोच, फूड को गलत नहीं बोल सकते किसी भी फूड को, लेकिन जब पता है कि उस फूड में न्यूट्रिएंट नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है, तो देख के दुख तो होता ही है।
सो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी आते हैं. व्हेन दे डोंट लिसन टू यू, लाइक हाउ यू टैकल देम? आ, सबसे पहले देखना पड़ता है कि अगर वो केओस में है, अगर वो गंदा खा रहे हैं या अनहेल्दी हो गए हैं, तो सबसे पहले उनका स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा. स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि तूने बहुत गलत किया. तो इस तरह से बात चालू करनी पड़ती है. दूसरा, इमोशनली थोड़ा सा उन्हें टैकल करना पड़ता है हिस्ट्री निकालने के लिए. ओके. फिर हिस्ट्री में क्या देखते हैं कि कल्चरल हैबिट तो नहीं है, उनके घर में गंदा खाना चला तो नहीं आ रहा सदियों से, सभी गंदा तो नहीं खा रहे, या वो ये बंदा बिंच कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ओके. या फिर आउट ऑफ इग्नोरेंस खा रहे हैं. ओके. कोई ऐसा इमोशनल स्ट्रेस तो नहीं है, बंदा अकेला तो नहीं है. हम्म. आउट ऑफ बोर्डम खाता है फिर बंदा अकेला होता है. ट्रू. तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 निकलवानी पड़ती हैं. काउंसलिंग टेक्स टाइम. और फिर उसे बिना ब्लेम करते हुए चीज़ें हल्की हल्की मैनिपुलेशन के साथ बतानी पड़ती हैं कि भाई आप अभी 17 साल के हो, अगर आप ऐसे कर लो ना तो 18 में क्या दिखोगे यार आप. आपको बूस्ट करना पड़ेगा ना बंदे को, वो वैसे ही डाउन है, वो खुल के बता भी नहीं पा रहा, करना तो चाह रहा है, कैसे करना है उसे नहीं पता. आप उसे आते ब्लेम कर दो, है ना. तो ऑब्वियसली वो कितना फैट शेमिंग, अगर मोटा है तो कितना फैट शेमिंग ऑलरेडी झेलता होगा अपने ग्रुप में. हो सकता है कि उसके बाकी फ्रेंड्स फिटनेस फ्रीक हो और वो मोटा हो और उसका मजाक बनता हो, तो तब तो मजाक मजाक में लेते हैं, लेकिन बाद में बंदा सोचता जरूर है. ये सब धीरे 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 क्रोनिक स्ट्रेस में देखिए तब्दील होता ही होता था, ज़रूर होता है. तो सही समय पे बंदा, देखिए बंदा वैसे चेंज तो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में. मसल को नहीं पता आपकी एज क्या है. आप मसल चलाएंगे, बैलेंस न्यूट्रिशन खाएंगे, स्लीप अच्छी करेंगे, तो आप ज़रूर चेंज हो जाएंगे, किसी भी एज में चेंज हो जाएंगे. ओके. एक और भी चीज़ है, डायबिटीज पेशेंट बॉडी नहीं बना पाएंगे, ये कहाँ तक सच है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई मीन दे कैन बिल्ड द बॉडी एज वेल. लेकिन बिल्ड द बॉडी, लेकिन रिवर्स द इंसुलिन. ओके. डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी. हाँ, इवन इफ दे आर टेकिंग द इंसुलिन ओके. एक्सटर्नली, इट कैन रिवर्स. ओके. इमोशनल ईटिंग और क्रेविंग्स, इन सब चीज़ों को कैसे आप अपने क्लाइंट्स को कंट्रोल कराते हैं? देखिए थोड़ा सा उन्हें फर्क समझाना पड़ता है कि एक होता है हंगर और एक होती है क्रेविंग. या. तो हंगर तो बायोलॉजिकल है, मतलब आपको भूख लगी, आपका शुगर लेवल ड्रॉप हुआ, ब्रेन ने ट्रिगर भेजा कि आपको पेट खाली हो गया. बायोलॉजिकली ऐसा होता है. तो जिसे कहते हैं पेट में चूहे कूदना. तो आपने बैलेंस मील खाई, प्रोटीन रिच. प्रोटीन से क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक सेशिएट रहता है बंदा. ओके. इसलिए फैट लॉस में, किसी को फैट लॉस करना है, पतला होना है, या फैट लॉस ना भी करना हो, प्रोटीन रिच मील्स होनी ही चाहिए. ओके. अगर आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको खाना ही खाना है, डेली. डेली खाना है. ओके. इसके बाद अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें कि आप मसल को ज़्यादा तोड़ रहे हैं, तो आपको रिकवरी और ज़्यादा चाहिए, तो प्रोटीन काउंट बढ़ जाता है इंटू 1.2 इंटू 1.5 एज द एक्टिविटी प्रोग्रेसेस. ओके. तो जो स्पोर्ट्स में आते हैं, दोज आई एम ट्रेनिंग आर टेकिंग प्रोटीन बॉडी वेट इंटू 2 ऑल्सो. ऑलराइट. 70 kg का कोई फास्ट बॉलर है तो उसको 200 ग्राम प्रोटीन भी, सॉरी 150 ग्राम प्रोटीन भी चल जाएगा. 140 ग्राम से 150 ग्राम प्रोटीन भी ओके. वो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो डेली क्या कर रहा है, एक तो जिम में आके मसल तोड़ रहा है, उसकी रिपेयर, फिर वो ग्राउंड पे आके खेल रहा है, उसका भी रिपेयर. तो सबका प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग है. ओके. ओके. अगर हम बात करें बैक टू द टॉपिक ऑफ फास्टिंग, जी तो इंटरमीडिएट फास्टिंग ना बहुत चलता है आजकल. जी. तो किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? पहली बात, फास्टिंग किसको अवॉइड करनी चाहिए? हाँ जी. फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए जिसका जो दवाई खा रहा हो शुगर लो करने की, ओके. शुगर लो की दवाई खा रहा हो, डायबिटीज पेशेंट. डायबिटीज पेशेंट. ओके. किसको खाना चाहिए?
जिसका शुगर हाई रहता है उसे ज़रूर खाना करना चाहिए फास्टिंग, उसके लिए अच्छा है। ओके, जिसका ड्रॉप हो रहा है शुगर बहुत ज़्यादा, ओके, उसके लिए अच्छा नहीं है। कहने का अच्छा, मतलब मेरा ये है, ओके, ओके, किसी का शुगर हाई है तो उसके लिए इट विल हेल्प। ओके, 12 घंटे की या 14 घंटे की हम फास्टिंग अगर वैसे भी करें रात में, तो अपने आप इंटरमिटेंट हो गई वो, ओके, नाम दे दिया इंटरमिटेंट। लोग करते हैं, जनरली करते ही चले आ रहे हैं। इसकी विंडो बढ़ा देते हैं ऑलराइट, 14 घंटे, 16 घंटे, तो ईटिंग विंडो आपने 8 घंटे की रख ली। लेकिन उस 8 घंटे में ये आपको सुनिश्चित रखना है कि जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे बैलेंस्ड रहें। ओके, अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन खाना है तो आप 2 मील में खा लें। उसमें ये ना हो कि आपकी मील बैलेंस नहीं रही, आपको जितनी कैलोरी काउंट चाहिए वो आपने खाया नहीं। अच्छा, कम नहीं खाना है, आपको 2 मील में उतना ही खाना है। बस ये है कि फास्टिंग करते क्यों हैं। देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी ये होता है कि जो हमारे सेल्स हैं बॉडी के, वो जो डेब्रिस है, कचरा, वो निकाल देते हैं एंड दे रिन्यू देमसेल्व्स अच्छा, एज वी फास्ट। ओके, तो इसलिए लोग लंबे फास्ट रखते हैं इसी वजह से, ऑटोफेजी करने के लिए, काइंड ऑफ रिन्यूइंग दी सेल्स। इस वजह से ऑटोफेजी की जाती है। जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, बैलेंस्ड मील खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं और 12 से 14 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, उनकी ऑटोफेजी अपने आप ही हो रही है। ट्रू, सही है, उनको 36 घंटे के, 48 घंटे के फास्ट की जरूरत नहीं है। उनकी ऑटोफेजी अपने आप हो रही है, उनके सेल्स अपने आप। या वी गोना डिस्कस अबाउट वाटर फास्टिंग। मैंने खुद किया था, मेरा ट्राइग्लिसराइड्स आया था 1050 के आसपास। जी, देयर वाज अ टाइम, अभी नहीं, कुछ साल पहले की बात है, 1000 पहुंचे तो 1050। मेरा आप पोस्ट कोविड डायबिटिक, हाइपरटेंशन, आस्थमा, बहुत सारी चीज़ें आ गई। आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन कोविड के टाइम पे, 6 दिन था, अच्छा, तो मरते मरते बच गया एक तरीके से। अरे बट ठीक तो हो गए था, बट उसका जो पोस्ट कोविड वाला जो इफेक्ट पड़ा था मेरे बॉडी पे, जी, लूजिंग ऑफ वेट, हेयर गया, डायबिटीज एक्सट्रीम, एंड हाइपरटेंशन आ गया, आस्थमा आ गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई एक्चुअली। तो उस टाइम पे कुछ भी कंट्रोल नहीं था मेरे बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स एकदम 1050 के आसपास पहुंच गए थे। 7 days मैंने वाटर फास्टिंग किया था, आई वाज जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, नींबू, हनी, दैट्स इट, 7 days। तो ट्राइग्लिसराइड्स ना आफ्टर 7 days इट केम डाउन टू समवेयर अराउंड 300, एकदम डाउन हो गया, जी। बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ क्रिटिकल फॉर मी उस टाइम पे। तो ये इसका साइंस एग्जैक्टली क्या है इस चीज़ का? देखिए, ट्राइग्लिसराइड, एवरी ड्रॉप ऑफ ऑयल इज ट्राइग्लिसराइड। ओके, आवर स्टोर्ड फैट इन द बॉडी इज एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड वो फैट है जो अंदर बहता है आर्टरीज के। ओके, कोलेस्ट्रॉल वो है जो आर्टरीज पे चिपका होता है। ये फर्क है। या ओके, तो ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? 150 से नीचे। 150 के आसपास बोलते हैं। जी, और हमारी भाषा में 100 से नीचे होना चाहिए। अगर 100 से नीचे तो बहुत ही अच्छा है। कम कैसे होता है? देखिए, कोई भी चीज़ स्टोर क्यों होती है? हमारी बॉडी में 2 चीज़ें स्टोर होती हैं। सबसे रेडिली अवेलेबल चीज़ जो स्टोर होती है वो है फैट। या सबसे पहली चीज़ जो फैट में कन्वर्ट हो रही है वो है फैट। तो उसे तो हमें देख के खानी है। सेकंड चीज़ जो फैट में कन्वर्ट हो रही है वो घूम के हो रही है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड पीपल ब्लेम कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट ओके, एंड नॉट द फैट। खाना इसलिए तो बैलेंस बोलते हैं खाना को। तो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, इट इज़ यूज फॉर एनर्जी, वो हमने यूज़ नहीं किया। स्टोर्ड इन मसल्स, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ? एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल में। ओके, फिर थोड़ा सा होता है लिवर में, थोड़ा सा ट्रेस ब्लड में। तो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर हो गया और आपने यूज़ नहीं किया, मसल चलाई नहीं, अच्छा, कोई वर्कआउट कोई वगैरह वर्कआउट नहीं किया, ओके, तो वो यूज़ नहीं हुई। अब यूज़ नहीं हुई तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ और फिर स्टोर्ड इन दी फैट सेल्स एज
फैट, ओके। तो घूम के फिर फैट में तब्दील होता है। हम्म। तो इसीलिए बैलेंस बोला जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड, जैसा आपने बोला कि आपका बढ़ गया था, वो मेजर रीजन खाना तो है ही, लेकिन वही कि फुल फुल साइकिल है ये। हम्म। खाना भी है तो शरीर भी चलाना है। जो खा रहे हैं उस वो कहाँ जाएगा? हम्म। अगर कंजम्पशन है तो एक्सपेंडिचर भी एक चीज है। या। इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग यू हैव टू मेक यूज ऑफ इट। यस। भगवान इसलिए तो भेजा था हमें। हम्म। अब पुराने लोग, उनको हार्ट का इशू नहीं होता था, बाकी बीमारी रहती थी जिनका मेडिकेशन नहीं था, इसलिए वो मर जाते थे, इसलिए उनका लाइफ स्पैन कम था। जो जीता था वो लंबा जीता था। हम्म। आज का मेडिकेशन से लाइफ स्पैन बढ़ा दिया अपना। या। उनका लाइफस्टाइल बहुत टिपिकल था, हमारा बहुत ईजी है। हम्म। आज का लाइफस्टाइल बहुत ईजी है, आसान कर दे, बहुत बहुत सब आसान कर, इजीली अवेलेबल है। या एग्री। सब चीज़ अवेलेबल हम्म। अवेलेबल है, इसलिए बीमारियां हैं। हम्म। पहले नहीं थी तो इसलिए बढ़ी। ये भी एक खो। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मेन रीज़न यही है कि एक तो बॉडी, शरीर चलाना बहुत ज़रूरी है। ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फैट, फैट में भी ट्रांसफैट और सैचुरेटेड, ट्रांसफैट तो बिल्कुल ही हटा देना है। सैचुरेटेड फैट कितना खाना है हमने बात कर ली, 10%, है ना। ज़्यादा फैट कौन सा हेल्दी फैट खाना है हमें, वो है नट्स में है ना। पनीर से मिल जाता है, कर्ड भी फैट है, पनीर भी फैट है। और बाकी हम नट से खा लिया, थोड़ा हमें तेल खाएंगे हल्का फुल्का, तो इनसे खाना है। जो लोग फिश खाते हैं वो उससे ले लेते हैं। ओके। सो अगर मैं बात करूं या डाइट को लेके या फिर न्यूट्रिएंट को लेके मिथ्स इंडिया में जो चलता है, जी, यू बीइंग द न्यूट्रिशन कोच, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मिथ्स यू कम अक्रॉस, लाइक बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पूछते हो या फिर बताते हैं कि क्रॉस चेक करने के लिए आपसे ज़्यादातर क्या पूछते हैं, क्या चेक करते हैं आपके साथ? देखिए मिथ्स तो, मिथ्स से ज़्यादा ना कोई इग्नोरेंस होती है। मिथ्स तो वो है ही, लेकिन मिथ्स से तो इग्नोरेंस है। एंड हाउ दे इग्नोरेंट, जैसे कि सर, जैसे एक 1960 से चला आ रहा है कि शुगर शुगर लॉबी ने हम्म। फंड करके स्टडीज करवाई और मार्केट में फैला दिया कि फैट इज डेंजरस। तो तब तब से चल गया फैट फ्री फैट फ्री फैट फ्री फैट फ्री। हम्म। जबकि फैट, ट्रांस फैट को हटा दें तो फैट इतना डेंजरस नहीं है। फैट तो हमारा हार्मोन रेगुलेट करता है। फैट अच्छा है, या। हेल्दी फैट खाना चाहिए। शुगर एक बार को तुरंत इंसुलिन स्पाइक कर देता है, लेकिन क्योंकि लॉबिंग है हर जगह, तो ये चला आ रहा है। ओके। तो मिथ्स तो बहुत बहुत हैं। सबसे पहले ये है कि फैट आपको मोटा तो नहीं कर देगा, या कार्ब आपको मोटा तो नहीं कर देगा। हम्म। सिंपल फूड पे आ जाते हैं, पर्टिकुलर फूड पे। केला खा सकते हैं कि नहीं, अंडे कितने खा सकते हैं, या। रात में खाना कितने बजे खा सकते हैं, इतनी लेट खाएंगे तो मोटे तो नहीं जाएंगे। ये सारे ऐसे प्रिवलेंट मिथ्स हैं। वर्कआउट कर रहे हैं, छोड़ देंगे तो मोटे तो नहीं जाएंगे। ये इतने प्रिवलेंट मिथ्स हैं कि इनको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है, लाइक ऑब्वियसली एवरीवन इज लाइक हेल्थ कॉन्शियस, अब वेट कंट्रोल करना, मेंटेन करना, बट फीमेल्स का ज़्यादा रहता है। उनको 50-55 के अंदर ही रहना पड़ता है। दे से इट 50 to 53, दे लाइक नो दैट्स परफेक्ट नंबर फॉर देम, दैट्स व्हाट दे से। तो बहुत सारे फीमेल्स ना दे स्टॉप ईटिंग एक्चुअली, खाना खाना बंद ही कर देते एक तरीके से राइट। अपना वेट कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज सम लाइक मे बी टाइम चैलेंज की वजह से जिम नहीं जा पाते, जो भी है, दे स्टॉप ईटिंग तो जस्ट लाइक ये वेट भी को। एक मिथ है, ओके। ये भी एक मिथ है कि डाइटिंग मीन्स कम खाना। या पीपल डू दैट, यस। See, we have made eating outside so prevalent that eating at home seems dieting for them. No? या। किसी को 10 दिन आप बोल दो कि भाई तू मुझे 10 दिन घर का खाना खा के दिखा दे प्लीज, बहुत मुश्किल काम, आज के टाइम पे यार सीरियसली 1 वीक में कोई भी रेगुलर खा नहीं पा रहा घर पे। बहुत मुश्किल काम। या। खासतौर से कॉर्पोरेट वाले लोग जो कि 12-12 घंटे बैठे हुए हैं, या। बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि वो खा भी वही रहे हैं, अपनी कैंटीन्स में खा रहे हैं, और कोई ट्रैक नहीं है ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग। तो देखिए 25 तक तो
बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने ऐसा बनाया है कि 24-25 तक बाय डिफ़ॉल्ट आपका मसल तब भी बोल दीजिए कि बढ़ रहा है, चलिए। उसके बाद जब डिमिनिशिंग टाइम आता है, जब ग्रोथ हार्मोन नीचे, टेस्टोस्टेरोन नीचे, जब ये जाना चालू होता है, जब मसल डिक्लाइन होता है, मसल गिरते ही क्या होता है? शुगर। या मसल गिर गया तो शुगर हो गया, बॉडी चलना बंद हो गई तो शुगर हो गया। तो फीमेल जो सबसे ज़्यादा मिथ तो फीमेल में यही है कि वेट कम करना। वेट कम नहीं करना होता है। क्या कम करना होता है बॉडी में? बॉडी इज कंप्राइज ऑफ व्हाट? एक टर्म होता है फैट फ्री मास। फैट फ्री मास क्या होता है? फैट को हटा दे, उसके अलावा सारी चीज़ें ओके बॉडी में, विच इज कंप्राइज ऑफ बोन्स, ब्लड, ऑर्गन्स, मसल। या अब उनसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में से क्या कम करे? हड्डियां निकाल सकते हैं? नहीं, खून निकाल सकते हैं? नहीं, मसल गिरा दें आपकी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो वाटर निकाल दे बॉडी में से, तो दोबारा खाते बढ़ जाएगा। ओके तो एक ही चीज कम हो सकती है, क्या? फैट। तो इट इज नॉट द वेट लॉस, इट इज फैट लॉस। द टर्म शुड बी फैट लॉस, ओके बट शुड बी यूज्ड। तो फैट लॉस करना है, फैट लॉस करने के लिए क्या करना होता है? फैट लॉस करने के लिए कम नहीं खाना होता, हल्का सा डेफिसिट करना होता है, सब कुछ खाना होता है। ओके तो एक कैलकुलेशन निकल जाता है। अब तो अवेलेबल मशीन्स हैं जिस पे यू स्टैंड एंड इट गिव्स यू द प्रिंट आउट, अच्छा कि जिसमें BCA मशीन बोलते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। ओके आप उसमें खड़े हुए, आपने BCA रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, उसमें आपका विसरल फैट कितना है, जो अंदर की चर्बी होती है, अंदरूनी चर्बी, सबक्यूटेनियस फैट कितना है, मसल मास कितना है, आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी आ रही है। अच्छा तो ये सब वैसे ही निकल के रेडीली अवेलेबल आपको निकल के वो दिख जाएगा। तो आपको उस हिसाब से वी मेक द डाइट अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, Okay. उन्हें कितना मैक्रोन्यूट्रिएंट खाना है, ऑल राइट दिन का कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट खाना है। दैट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ, दैट शुड बी डाइवर्स एक्चुअली, कि उसमें सब कुछ होना चाहिए उस मील में। तो सब कुछ होता है, बस जितनी उनकी बॉडी की डिमांड है उतना खाना है। ओके भूखे नहीं रहना है, कम नहीं खाना है। ग्रेट ग्रेट होपफुली बहुत सारे लड़के ये सीरियसली लेके फॉलो करेंगे इस चीज़ को।